छात्राओं, एमए उत्तरार्ध के प्रश्न पत्र सेकंड को हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक। द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीनम निर्गुण काव्य। इसके अंतर्गत हमने आज तक कबीर, जायसी, पृथ्वीराज, रासो, चंद्रवरदाई कर लिए हैं। अब बचा है विद्यापति। विद्यापति का हम आज परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनका पद पढ़ेंगे। शुरू करते हैं विद्यार्थियों, ध्यान से सुनें और पढ़ें। व्यक्तित्व विश्लेषण। ईस्वी सन 1000 से 1200 तक भारतीय साहित्य नाना प्रकार की परस्पर विरोधी भावधाराओं का संगम स्थल हो गया था। विदेशी आक्रमण ने न केवल देश के शासन को नष्ट भ्रष्ट किया, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में भी भयंकर तब्दीली पैदा कर दी। यह परिवर्तन बहुत स्थूल और स्पष्ट नहीं था। बाढ़ के पानी की तरह विदेशी संस्कृति के बहुत से तत्व भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। इससे न केवल सामाजिक भूमि में ही परिवर्तन आया, बल्कि अपरिचित भावधारा के इस आक्रमण के कारण देशीय संस्कृति को देशीय संस्कृति को कई रूपों से स्वरक्षा के लिए अपने को संकुचित करना पड़ा। वैसे भी यह काल भारतीय मनीषा का कुंठा काल ही था। सामंती संस्कृति इतनी क्षीण थी कि उसमें नवजीवन का संचार असंभव हो गया था। स्थापत्य, चित्रकला, साहित्य और संगीत के अंतर जीवनी शक्ति का स्थान चमत्कार और कुतूहलवर्धक कलाकारिता ने ले लिया था। साहित्य का दर्जा जीवन के दृष्टा का नहीं, रासायनिक हो गया था, जो प्राणहीन सामंतों के मन में कामेक्षा उत्पन्न करने के लिए दोहों और गाथाओं की गोलियां देते थे। विदेशी आक्रमण ने इन अड्डों को सदा के लिए उखाड़कर फेंक दिया। घुन लगे मन के ये जर्जर जीव स्वयं नष्ट हो जाते हैं, इसमें शक नहीं, किंतु विदेशी आक्रमण ने इस विनाश को थोड़ा और तीव्र कर दिया। दर्शन और धर्म के स्थान पर तंत्र मंत्र, टोना टोटका और गुह्य साधनाओं की प्रधानता हो गई थी। इन भयोत्पादक चमत्कारों के प्रति जनता की श्रद्धा समाप्त होने लगी थी। भक्ति आंदोलन ने इस गह्वर से चमत्कारियों को एकदम उखाड़ फेंका। अपभ्रंश साहित्य के अध्येता के लिए यह निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि जहाँ इस प्रकार की कुंठाग्रस्त प्रवृत्ति का आधिपत्य था, साहित्यकार मुट्ठी भर दरबारियों के मनोरंजन को कवि कर्म की इयत्ता समझ रहे थे। चित्रकार कामकला और विविध आसन मुद्राओं के बीच चित्र खींचने में ही मस्त थे। वहाँ अपभ्रंश में एकाएक इस तरह का जीवंत, नवीन, प्राणवान भावनाओं को से उत्स्फुरित और मानव मन की सरल सस्मित अनुभूतियों से अनुरंजित साहित्य कैसे लिखा जाने लगा। इस सत्य को समझने के लिए हमें इस काल के जन जागरण को देखना होगा, जो सामंती संस्कृति से आक्रांत होकर सभ्यता से वंचित, उपेक्षित जीवन बिता रहा था, जो संक्रमणकालीन परिस्थितियों में अपनी स्थिति के प्रति पुनः जागृत हुआ और नए वातावरण की सृष्टि करने में सफल हुआ। भक्ति आंदोलन इस नवीन पुनर्जागरण का परिणाम था। इसे मुट्ठी भर सामंतों का नहीं, एक विशाल जनसमूह का संरक्षण प्राप्त था। विद्यापति इस नवीन जागरण के चारण हैं। वैसे तो 14वीं शताब्दी से 16वीं तक साहित्य अनेक प्रभादीप्त व्यक्तियों के समवेत आविर्भाव से गौरवान्वित हुआ है। बंगाल में चंडीदास, असम में शंकरदेव, मध्य प्रदेश में कबीर, तुलसी, सूर, राजस्थान में मीरा, गुजरात में नरसिंह मेहता इस जागरण के संदेशवाहक हैं। किंतु विद्यापति का व्यक्तित्व कुछ निराला है। यह सत्य है कि संसार के किसी भी साहित्य में एक साथ इतनी महत प्रतिभाएं एकत्र शायद ही दिखाई पड़ें। इनमें सबका व्यक्तित्व महान है। को बड़ छोट कहत अपराधू। किंतु जहाँ तक व्यक्तित्व का सवाल है, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है
कि विद्यापति की तरह स्वच्छंद गत्वर रोमांटिक व्यक्तित्व किसी और का हो ही नहीं सकता। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व किसे कहते हैं? कवि के अध्ययन में इस व्यक्तित्व का क्या महत्व है आदि प्रश्नों पर मैं विस्तार से विचार करेंगे। और ना तो यहाँ आवश्यक है, जो थोड़ा मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि व्यक्तित्व कवि का वह गुण है जो अज्ञात रूप से उसके साहित्य की उन तमाम वस्तुओं के लिए जिम्मेदार है जो दूसरों के साहित्य में नहीं मिलती। व्यक्तित्व नाना प्रकार की विशेषताओं का यह सजीव पुंज है जो एक व्यक्ति को हजारों से अलग करता है। व्यक्तित्व एक रासायनिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की संपूर्ण उपलब्धि को वह बनाती है जो वह है। किसी कवि के व्यक्तित्व का मतलब दो प्रकार से स्पष्ट होता है: कवि की आत्मा अभिव्यक्ति और उसका निर्मित चरित्र मन स्थितियों से उसकी आत्मा की छाया। एक कवि या लेखक अपने व्यक्तित्व को अपनी कृति या तो पूर्ण अलग करेगा या अंतर्निहित कर देगा, किंतु व्यक्तित्व को अलग करके भी उसे अपने चरित्रों के माध्यम से अपने को व्यक्त करना पड़ेगा। इस प्रकार का विवाद वस्तुतः रोमांटिक काव्यधारा में ही उपस्थित हुआ था। रोमांटिक कवि अपने साहित्य में व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति देते हैं। उदाहरण के लिए फील्डिंग ने अपने व्यक्तित्व को चरित्रों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए वस्तु बनाया, यानी चरित्रों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति दी। जब रोमांटिक ह्यूगो ने अपने चरित्र में निक्षिप्त कर दिया, उसी के आधार पर लेखकों में वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दो श्रेणियां बन जाती हैं। प्रथम प्रकार के लेखक यानी वस्तुनिष्ठ अपने व्यक्तित्व को मूल विशेषताओं को भिन्न भिन्न चरित्रों के माध्यम से तटस्थ होकर व्यक्त करते हैं, जबकि व्यक्तिनिष्ठ लेखक एक ऐसा केंद्रीय चरित्र प्रस्तुत करता है जो उसका प्रतिनिधि होता है। जो लेखक काम मनोभावों को उसी प्रकार से स्पष्ट करता है जैसे शीशा दर्शक के चेहरे की हर रेखा को हूबहू व्यक्त कर दिया करता है। जो भी हो, दोनों प्रकार के लेखकों के साहित्य को समझने के लिए व्यक्तित्व का विश्लेषण बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की विशेषताओं जिनमें अच्छी बुरी सारी बातें शामिल हैं का मिश्रित रूप है, जो इनका योगफल नहीं बल्कि इन सब के मिश्रण से बनी एक ऐसी सजीव वस्तु है जो किसी व्यक्ति को उसका अलग इकाई कायम कर रखने में सहायता देती है, अर्थात उसे वह बनाती है जो वह है। इसमें व्यक्ति के सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, धार्मिक, व्यक्तिगत जीवन के तमाम पहलू शामिल हैं। उसके जीवन की प्रेरणा स्रोत, उसकी रुचियाँ, संस्कार, संसर्ग, प्रवृत्ति, आमोद, प्रेम, आचार विचार, व्यवहार, यहाँ तक कि खान पान, रीति रिवाज सब कुछ ज्ञातव्य, क्योंकि इन सब से मिलकर ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। गुण और दोष दोनों शक्कर और तेजाब की तरह एक ही स्थान से पैदा होते हैं। हिप्पोलाइटेन ने व्यक्तित्व के निरीक्षण की 3 वस्तुओं को आवश्यक बताया: कवि या लेखक का वंश, परिवार, पारिवारिक स्थितियाँ और उस युग की विचारधारा तथा विश्वास। विद्यापति का व्यक्तित्व नाना प्रकार की परस्पर विरोधी विचारधाराओं का गढ़ है। इस व्यक्तित्व में इस प्रकार की परस्पर विरोध असंभवतः उस युग का परिणाम है जिसमें विभिन्न प्रकार के देशी विदेशी सांस्कृतिक विचारधाराएं संघर्षरत थीं। विद्यापति वस्तुतः संक्रमण काल के प्रतिनिधि कवि हैं। वे दरबारी होते हुए भी जन कवि हैं, श्रृंगारिक होते हुए भी भक्त हैं, शैव या शाक्त या वैष्णव कुछ भी होते हुए भी वो धर्मनिरपेक्ष हैं, संस्कारी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने पर भी विवेक संत्रस्त या मर्यादावादी नहीं है। इस प्रकार विद्यापति का व्यक्तित्व अत्यंत गुम्फित और उलझा हुआ है। नाना प्रकार के फूलों की वनस्थली एक फूल का गमला नहीं। विद्यापति का व्यक्तित्व मिथिला की उस पृथ्वी की उपज है जिसमें धान की यौवनपूर्ण गंध, आमों के बौर की महक है। वह मिथिला जिसके स्वर्ण गर्भित अंचलों में वाग्मती, कमला, गंडक और कोसी की धाराएं निरंतर प्रवाहित होती हैं, जहाँ की काली अमराइयाँ नील मेघों से ढकती और शरद चंद्र की चांदनी में सुधा स्नान होती रहती हैं। मेघों से ढकती और शरद चंद्र की चांदनी में सुधा स्नान होती रहती हैं। वह मिथिला जो तर्क कर्कश पंडितों के
न्यायशास्त्रीय वाद विवादों और युवतियों के प्रेम गीतों को एक साथ अपने हृदय में सुलाई रहती है। विद्यापति संस्कारी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने पर भी तुलसीदास की तरह विवेक, संतोष और मर्यादा से भाराक्रांत नहीं थे। उन्हें अपने ब्राह्मणत्व पर गर्व था। कीर्ति सिंह की प्रशंसा में उन्होंने गर्व के साथ कहा था कि राजा और ब्राह्मण एक शरीर में एकत्र कम होते हैं। कीर्ति सिंह भूपति और साथ ही भूदेवी भी हैं। भूदेवी हैं। विद्यापति मिथिला के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए जो अपने विद्या प्रेम के लिए विख्यात था। परमादित्य, देवादित्य जैसे पूर्व पुरुष न केवल विद्वान थे बल्कि अपने समय के उच्च शासनाधिकारी भी थे। डॉक्टर सुभद्र झा ने लिखा है कि ब्राह्मणों के ऐसे यशस्वी परिवार में विद्यापति का जन्म हुआ जो अपने परंपरागत विद्या ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। कवि की रचनाओं में इस परंपरा का पूर्ण प्रतिफल दिखाई पड़ता है। विद्यापति धर्म, दर्शन, भूगोल, न्याय आदि के प्रकांड पंडित थे। शिव सिंह के आदेश पर लिखे हुए पुरुष परीक्षा ग्रंथ में विद्यापति ने लिखा है, यो गोड़ेश्वर गजनेश्वर रणक्षोनीसु लब्धो यशो विक्रांता च कुंतलेषु नयते कुंदस्त्र जामा पदम तस्य श्री शिव सिंह देवन नृपदे विज्ञ प्रियस्य ज्ञा ग्रंथम ग्रंथित दंड नीति विषये विद्यापति ख्यात नोट। विद्यापति ग्रंथित दंड नीति में भी पारंगत थे। संस्कृत भाषा पर उनका कितना अधिकार था इस ग्रंथ को देखने से पता चलता है। विद्या, ज्ञान, ब्राह्मण परंपरा सब कुछ उन्होंने दाय रूप में मिला था, किंतु इस प्रकांड ज्ञान के ने उनके हृदय के भाव स्रोत को सुखाया नहीं, उन्हें भव विमुख नहीं किया। ना तो उन्हें संसार अनित्य, मिथ्या और बुद्ध की भांति प्रतीत हुआ। ब्राह्मणत्व कभी कभी जोश पर भी आता था। खास तौर से मुसलमानों के आक्रमण के समय विजेताओं की संस्कारहीन प्रवृत्तियों और कुरुचिपूर्ण रीति रिवाज उन्हें क्षुब्ध कर देते थे। कीर्तिलता में मुसलमानों के इस व्यवहार की उन्होंने तीव्र भर्त्सना की है। अति गह सुमर दो शोदाय खाए ले भांग का गुंडा बिनु कारण ही कोहाय बैन तातल तम कुंडा तुरुक तोष नहीं चलल हाट भमी हेड़ा चाहिए आड़ी दीठी निहार निहार दबली दाढ़ी थुक वाहिए। कपूर के समान शुद्ध भोजन से को तिरस्कृत करके प्याज लहसुन खाने वाले इन तुर्कों के कार्यों से विद्यापति को नफरत थी, क्योंकि वे जबरदस्ती ब्राह्मण बटु को पकड़ लाते और उसके सिर पर गाय का शोरबा रख देते थे। कसाईयों और कब्रों की धरती पट गई थी, कहीं पैर रखने को जगह भी ना बची थी। विद्यापति को अपनी प्रतिभा पर विश्वास था, इसलिए उन्हें अपनी कवित्व शक्ति, विद्या, बुद्धि पर अभिमान था। कवि के लिए अभिमान भूषण है। यदि वह दूसरे का अहित करने वाला ना हो, कवि अपने को संसार का जीव समझते हुए संसार से तटस्थ और साधारण जन से थोड़ा भिन्न तथा ऊपर उठा हुआ समझता है। कबीर की अभिमानपूर्ण उक्तियों से घबरा कर लोग उन्हें गर्वीला कहते हैं। शुक्ल जी ने लिखा है, कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्वोक्तियाँ भी कहा करते थे। किंतु यह रोग कबीर का अकेला नहीं है। न जाने कितने कवि और साहित्यकार इस प्रवृत्ति के शिकार है, किंतु यह रोग नहीं, कवि का उन तमाम कष्टों साधनाओं का प्रतिकार है जिनके बाद उसे संसार में प्रतिदान नहीं मिला। इसलिए यह अभिमान कभी कभी प्रतिक्रिया से भी उत्पन्न होता है। वैसे साधारण तौर से यह कवि के मन के आत्मविश्वास का द्योतक है। कबीर का आत्मविश्वास उस समाज के प्रति क्रिया थी जो तथाकथित उच्च जातियों से आक्रांत था। कबीर के मन में हीनता की ग्रंथि नहीं थी, इसलिए यह विश्वास उनमें अधिक मात्रा में था कि कभी कभी पंडितों को इसमें गर्वोक्ति की गंध आती है।
उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी थी। विद्यापति का आत्मविश्वास दूसरे प्रकार का था। वे हीनता ग्रंथि के शिकार होने की आशंका भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए कबीर की तरह अतिरिक्त आत्मविश्वास या गर्वोक्ति भी उनमें नहीं है। उनका आत्मविश्वास स्वतः चालित था। दरबारों में रहने वाले कवियों में ईर्षा द्वेष की भावना रहती ही है। नवयुवक विद्यापति का इतना चमत्कारिक प्रतिभा के साथ आगमन हुआ, वह अन्य के लिए ईर्षा का विषय हो सकता है।